हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। विषय का नाम है दोस्तों शैक्षिक मूल्यांकन। और इसमें दोस्तों हम राजन सीरीज लिए हुए हैं। राजन सीरीज का अतलिक-उत्तरी प्रश्न हम करने वाले हैं। बहुविकल्पी हमने करा दिया था, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आइए अतलिक-उत्तरी प्रश्नों को लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में शिक्षक का क्या दायित्व होता है? उत्तर है दोस्तों, जागरूक शिक्षक सामुदायिक दायित्व पूरा करता है कि उनके बच्चे पढ़ें तथा बढ़ें और देश के सशक्त नागरिक बनें। शिक्षक भावी पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र को आकार देकर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। सामुदायिक जो दोस्तों सामुदायिक सहभागिता की बात है तो सामुदायिक सहभागिता जैसे गांव हो गया, गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं और उनके माता पिता अभिभावक हो गए, इन सभी को जो है जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको उठाने का कार्य करते हैं। एक शिक्षक जो है, ठीक, जागरूक शिक्षक। और जो बच्चे जाते हैं उनका चारित्रिक और मानसिक जो है विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, इन सभी को जो है बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट दोस्तों जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है, आप पेपर देने जाते हैं तो वहां पर देखते होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। सबसे पहले बहुविकल्पी होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, इसके बाद जो है अतिलघुत्तरी फिर लघुत्तरी होते हैं। तो इन्हीं को जो निर्माण दिया जाता है, जो आधार बनाया जाता है, किस आधार पर क्या करना है, मिलान वाला क्वेश्चन देना है या क्या करना है, इन्हीं को तैयार करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उन्हीं को जो है ब्लूप्रिंट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो कोरे के अनुसार देख लीजिएगा, क्या कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार कार्यकर्ता, शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक आदि मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो शिक्षक होते हैं वो अगर उनके सामने कोई चुनौतियां आती हैं तो उनको जो है क्या करते हैं, उनको मनोवैज्ञानिक ढंग से या अपनी जो समस्या है उसको समझ करके निर्णय लेकर के उसमें सुधार करते हैं और जांच करते हैं, उसकी मूल्यांकन करते हैं कि क्या क्या कमी रही, कैसे सुधार किए गए। आगे प्रश्न संख्या 4 है, परिकल्पना से आपका क्या आशय है और परिकल्पना क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। ठीक है। जैसे कोई भी चीज हो, आप उसको पहले क्या करेंगे, कोई समस्या आई है या उसको समाधान करना है तो सबसे पहले उसको शोध करेंगे किस प्रकार से हम इसको समाधान कर सकते हैं। तो वही चीज है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 है, क्रियात्मक शोध के चरण बताइए। तो 6 चरण जो है क्रियात्मक शोध के होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषता बताइए या उत्तम परीक्षण के 2 गुण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, सुगमता होनी चाहिए, समय एवं कीमत इसमें लगती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं बातचीत करना, कहानी कहना, कविता, पाठ, समाचार वाचन या भाषण, अभिनय, चित्र वर्णन, ये आदि जो है दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 8 दिए गए हैं, सतत मूल्यांकन के 2 महत्व लिखिए। तो पहला जो है महत्व दोस्तों, इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है। जो सतत मूल्यांकन है दोस्तों, इसको जो है जो शिक्षा जो दिया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में, तो इसकी एक अंग भी इसको माना जा सकता है, क्योंकि सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जानते हैं। और दूसरा पॉइंट है इसमें, अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। ठीक है। अधिगमकर्ता मतलब जो पढ़ाते हैं शिक्षक, उनका जो है पूरा टारगेट रहता है कि जो है बच्चे का पूरा विकास हो। ठीक है। उन पर ध्यान दिया जाता है। और प्रश्न संख्या 9 है, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो इसमें विकल्प आ दिए गए हैं दोस्तों। पहला परिचयात्मक मूल्यांकन, और इसमें परिचयात्मक मूल्यांकन में एक लिखित हो जाता है, दूसरा मौखिक हो जाता है, तीसरा हो जाता है
प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों क्या होता है, इसमें जो मूल्यांकन होता है या तो आप लिखेंगे उसकी जांच हो जाएगी, मूल्यांकन हो जाएगी, या मौखिक रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर देंगे उसमें जो है परिणाम प्राप्त हो जाएगी। और प्रायोगिक मतलब किसी भी चीज को दिया जाता है प्रयोग करने के लिए, जैसे केमिस्ट्री की होती है, लैब में प्रयोग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, उससे भी जो है निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन, इसमें साक्षात्कार चेक किया जाता है, अवलोकन जाते हैं आप, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में अवलोकन हुआ होगा, गए होंगे कॉलेज में तो वहाँ पर अवलोकन किए होंगे, उसमें जो है 100 नंबर का जो नंबर मिलता है तो अवलोकन पर मिला होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है घटनावृत्त, और चौथा है जांच सूची और स्तर माप। प्रश्न संख्या 10 है मापन एवं मूल्यांकन के दो अंतर बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पहला, मापन मात्रात्मक होता है और मूल्यांकन जो है गुणात्मक होता है। ठीक है, मात्रात्मक मतलब होता है जैसे दोस्तों इसको नापा जा सकता है, जैसे किलो में नापा जाता है, ठीक, 1 किलो 2 किलो 4 ग्राम 10 ग्राम जो भी हो मात्रात्मक में होता है। ठीक, और मूल्यांकन जो है हम लोगों की जो पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है, ये सब नापा जाता है, गुणात्मक होती है। ठीक है, और आगे बात करेंगे दोस्तों तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखा गया है, मापन किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों या विशेषताओं का वर्णन करता है, जबकि मूल्यांकन उन विशेषताओं के आधार पर निर्णय लेता है। वही बात है जो अभी समझ चुके हैं। प्रश्न संख्या 11 है उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों के नाम बताइए। या इसको इस प्रकार से पूछा जा सकता है, प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो सोपान दिए गए हैं दोस्तों, नमूना तैयार करना, ब्लूप्रिंट की तैयारी, प्रश्न पत्र बनाना, प्रश्न पत्र का संपादन करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 दिए गए हैं साक्षात्कार से क्या आशय है। तो यह क्रियात्मक शोध एक उपकरण है, यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता का साक्षात्कार आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये ये जो दोस्तों साक्षात्कार का मतलब है, यहाँ पर जो है मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं आमने सामने बैठ करके। ठीक है, जैसे कि इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा होगा, आमने सामने जो है प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर दिया जाता है। ठीक है, इसी को जो है साक्षात्कार कहा जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर भी करते चलिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, तो बने रहेंगे तो बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 दिए गए हैं मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं। यह जो है कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 14 है शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं। तो उत्तर हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा ज्ञान, दूसरा हो जाएगा बोध, तीसरा हो जाएगा अनुप्रयोग, चौथा हो जाएगा विश्लेषण और पांचवा हो जाएगा संश्लेषण, छठवां हो जाएगा मूल्यांकन। ठीक, कुछ क्वेश्चन को हम हटा दिए हैं दोस्तों, उत्तर को हम, ठीक है, प्रश्न वही है, उत्तर हटाए हुए हैं क्योंकि इतना टफ दिया गया है ना, कोई मतलब नहीं है। बाकी आपको पीडीएफ वही देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आप प्रयास यही किए हुए हैं कि सरल शब्दों में आप समझ जाएं और अपने भाषा में लिखने का प्रयास करें। इतना ज़्यादा टफ आप समझेंगे और जो मिस करेंगे उसके लिए समस्या भी होने वाली है आगे चल करके, क्योंकि इतना टफ है और टफ अगर वर्ड मीनिंग आ गई उसमें तो है तो सरल, लेकिन जो वर्ड दिए गए हैं बहुत कठिन कठिन दिए गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें पढ़ाई के बीच बीच में यह देखा जाता है कि छात्र क्या सीख रहे हैं और अपने ज्ञान को रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम में ला रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों में हो रहे बदलाव और सुधार को समझना होता है। ठीक है, इसी को जो है फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। फॉर्मेटिव जो है या रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, पढ़ाया जाता रहता है उसी के बीच बीच में चेक कर लिया जाता है कि हाँ तैयारी कहाँ तक चल रही, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं बीच बीच में। आगे प्रश्न संख्या 16 है प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं। प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का
उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर प्राप्त करता है। ठीक। और आगे है प्रश्न संख्या 17, शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य बताइए। तो पहला है शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना, जिससे संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में जानी जाए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। शिक्षक जो शैक्षिक नवाचार हैं, कहने का मतलब ये है जो नए-नए तकनीकी आ रही है उन सभी को प्रयोग करना, और जो जो संभव हो, जो नया आगे सीखा जा सकता है उस पर ध्यान दे करके आगे बढ़ाना, ताकि जो है ये उच्च लेवल तक जो है, ठीक है, इसको शिक्षा को पहुंचाया जा सके और आदर्श के रूप में जाना जा सके इसको। ठीक है। दूसरा पॉइंट है शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना। शिक्षण में मतलब जहाँ पर पाठ्यक्रम जैसे स्कूल कॉलेज हो गए, तो यहाँ पर जो है अधिगम प्रक्रिया मतलब जो सीखा जाता है, टीचर सीखते हैं और सिखाते भी हैं, तो वहाँ पर जो है सरल भाषा का प्रयोग करना और प्रभावी तरीके से, ताकि जो है बच्चों को समझ में भी आए और जीवन में जो है अप्लाई भी अच्छे से हो पाए। तीसरा पॉइंट है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। ठीक है। सर्वांगीण विकास जो होता है दोस्तों छात्रों का, उसमें सभी आ जाता है, चारित्रिक आ जाएगा, ठीक है, और मानसिक आ जाएगा, सभी जितने भी होंगे सभी इसी में सर्वांगीण में आ जाएगा। कुछ नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है, सर्वांगीण जो है इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं ये जो है मेन पॉइंट बन जाता है, इसको पेपर में आप डाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। चौथा पॉइंट है छात्रों एवं शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास लाना, जिससे कि वे अंधविश्वास एवं कुरीतियों से दूर रह सकें। ठीक है, छात्रों को जागरूक करना कि जो अंधविश्वास फैल रहे हैं, जो कुरीतियां समाज में विकसित हो रही हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इन सभी पर जो है ध्यान देना, बताना होता है। ठीक है, आगे पांचवा पॉइंट है शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाना, क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह जो है अस्थायी होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला पॉइंट है प्रश्न संख्या 18, गणितीय कौशल को संक्षेप में बताइए। तो उत्तर हो जाएगा गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, क्रम व आकृतियों को पहचानने व उनमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रत्ययों के प्रयोग की योग्यता आदि को शामिल किया जाता है, जिससे बालक में विकास किया जाना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखेंगे, समझ रहे होंगे दोस्तों, इसमें जो गणितीय कौशल दिए गए तो इसमें जो है गणित के बारे में जो है शुद्ध गणना करना, ठीक है, उसको सही से समझना ताकि त्रुटियां ना होने पाए, इन सभी को जो है समझाना जो है लक्ष्य होता है। प्रश्न संख्या 19 है भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशलों या भाषा संबंधित दक्षताओं का विकास करने से है। बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का है, उतना ही महत्व अन्य किसी वस्तु का नहीं है। भाषा जानते हैं दोस्तों, भाषा कौशल क्या होती है, दूसरों को सामने व्यक्त करना, अपने विचार व्यक्त करना, इन सभी का जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अतः बालक के भीतर भाषा संबंधित कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का विकास करना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, अब भाषा कौशल दोस्तों क्या होती है, जैसे सुनना हुआ, बोलना हुआ, पढ़ना हुआ, अगर दूसरे को सामने व्यक्त करना हुआ, तो भाषा कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। अगर नहीं हो पाएगा तो दूसरों के सामने भावना नहीं व्यक्त कर पाएंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे, ठीक लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो ये सभी जो है समस्याएं होती हैं। इसीलिए जो है भाषा कौशल को भी जो है अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 है परीक्षण और मापन की किन्हीं दो समानताओं को बताइए। तो पहला हो जाएगा परीक्षण एवं मापन दोनों मूल्यांकन की प्रक्रिया है, और दूसरा हो जाएगा
दोनों शिक्षण के अभिन्न अंग है। ठीक है। परीक्षण और मापन, मापन जो है जानते ही हैं दोस्तों, किलोग्राम, केजी, ठीक है, जो इंची, सेंटीमीटर, ये सभी में मापा जाता है। ठीक है। और परीक्षण जो होता है दोस्तों, आप उसका जो है जैसे कोई कार्य कर रहा है तो आप उसको जो है अपने हिसाब से आंक सकते हैं कि हाँ कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। और कोई केमिस्ट्री या केमिस्ट्री में जो टेस्ट होता है लैबों में, उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि हाँ कहाँ तक ही निष्कर्ष सही जा रहा है। तो ये जो है मापन और परीक्षण में अंतर होता है। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 21 है, मौखिक परीक्षा के 2 गुण लिखिए। तो मौखिक परीक्षा के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। तो पहला हो जाएगा मौखिक परीक्षाएं निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करती है। ठीक है। मौखिक परीक्षा क्या होती है, जैसे कि इंटरव्यू होती है तो क्या होती है, वो मौखिक परीक्षा ही तो है। तो उसमें क्या होती है, निदानात्मक कार्यों को अति उपयोग में लाया जाता है। और छात्र जो है उसमें जो है आत्मविश्वास जगती है, क्योंकि जो लिखित होती है उसमें मौखिक तो होता नहीं है, जो मन में आए लिख करके चले आए, लेकिन वो जब सामने बैठे हुए व्यक्ति के सामने व्यक्त करना पड़ता है तो वहाँ पर जो है आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, नहीं तो सवाल भी जो है गलत होने लगते हैं उसमें। ठीक है। और आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 22, क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताइए। तो समस्या हमारी और समाधान भी हमारा क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। प्रश्न संख्या 23 है, मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन है। प्रश्न संख्या 24 है, परिकल्पना क्या है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। दूसरे शब्दों में समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। ठीक, कोई भी समस्या है उसको आप अनुमान लगाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे हल करना है, तो वही जो है परिकल्पना है। और परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना तथा उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है। तो वह जो है मूल्यांकन कहलाता है। और प्रश्न संख्या 27 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है। तो समस्या की पहचान करना जो है। और प्रश्न संख्या 28 है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो उत्तर हो जाएगा वेस्ले के अनुसार मापन मूल्यांकन का उपभाग है। ठीक है। मापन को मध्यमान, अंक, मात्रा, औसत, प्रतिशत शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन मात्रात्मक होता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। ठीक है, जो हम चर्चा कर चुके हैं। आगे प्रश्न संख्या 29 है, समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर जो है परिकल्पना कहलाता है। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 30, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है क्या कहलाता है। तो वहां पर जो है अगर एक जैसा परिणाम आ रहा है तो विश्वसनीयता जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा परिणाम प्राप्त होगा। आगे प्रश्न संख्या 31 है, शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं। तो यहाँ पर जो है 4 पक्ष दिए गए, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 है, शोध कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। तो शोध 3 प्रकार के होते हैं, मूलभूत शोध और व्यावहारिक शोध, क्रियात्मक शोध। ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 33, मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है। तो मूलभूत जो शोध का दूसरा नाम है वह है मौलिक शोध। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 है, शून्य परिकल्पना क्या है। तो शून्य परिकल्पना निर्देशित रहित परिकल्पना होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 है, नकारात्मक परिकल्पना क्या है, उदाहरण दीजिए। तो नकारात्मक परिकल्पना में परिकल्पना का कथन होता है जैसे एमडीएस
और एमडीएस से बच्चे के नामांकन में कमी होना। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 36, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्रों के किसी कार्यों को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया गया है, ठीक, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर जो टीचिंग करने गए हैं, तो वहाँ पर जो है कितने अच्छे से आप पढ़ाए हुए हैं, उसका पूरा विश्लेषण करके नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पर दक्षता आधारित मूल्यांकन, ठीक, उससे जो है रिलेट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो यहाँ पर जो व्यापक मूल्यांकन है दोस्तों, यहाँ पर और अथवा करके व्यापक मूल्यांकन का अर्थ भी लिखने के लिए दिए गए हैं चाहे, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। प्रश्न संख्या 38 है, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के जो है 4 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, कौशलात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 है, व्यापक मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो यहाँ पर जो इसमें जो है व्यक्ति के समस्त पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 है, मापन के प्रकार बताइए। तो एक मानसिक मापन होता है, एक भौतिक मापन होता है। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 41 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है सीखने से उत्पन्न अनुभव और तीसरा है व्यवहारिक परिवर्तन। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो भेजते भी चलिएगा, पहली बार आए तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और बने रहिएगा लास्ट तक, ऐसा नहीं है कि दोस्तों बीच में छोड़ करके चले जाएं। ठीक है, बोरिंग सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है, बहुत ही सरल शब्दों में प्रयास कर रहे हैं समझाने का, उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा समझ में आ रहा हो तो। प्रश्न संख्या 42 है, मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो है अधिगम स्तर की जांच करना होती है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 43 है, भावनात्मक पक्ष किसे कहते हैं? छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भावनात्मक पक्ष कहलाता है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो प्रश्न संख्या 44 है, प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किन किन विषयों से होता है? ठीक है, तो प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध विज्ञान, भूगोल तथा कृषि से होता है। आगे प्रश्न संख्या 45 है, नवाचार की आवश्यकता या महत्व बताइए। तो नवाचार द्वारा शिक्षा में नई विषय वस्तु का समावेश होता है। दूसरा, नवाचार द्वारा शिक्षण प्रतिभावी हो जाता है। ठीक है, और आगे प्रश्न संख्या 46 है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन के कोई 2 लाभ बताइए। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन के प्रमुख लाभ होते हैं, पहला है इसके माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। दूसरा हो जाएगा इसके द्वारा छात्र की इस योग्यता का पता चलता है कि वह प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में किस प्रयोग किस प्रकार प्रयोग करता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 47 है, आकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, या इसको भी इस प्रकार से कह सकते हैं सेमेस्टिव मूल्यांकन या आकलित मूल्यांकन किसे कहते हैं। ये भी जो है उत्तर थोड़ा सा आगे पीछे करके जो है टफ कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया था, तो इसको जो है सरल शब्दों में बनाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो आकलित मूल्यांकन समष्टि मूल्यांकन से तात्पर्य उस मूल्यांकन से है जो किसी पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों की कुल प्रगति और सभी पहलुओं जैसे ज्ञान हो गए, भावनाएं, कौशल, ठीक, आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना होता है। ठीक,
या सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना होता है समष्टि मूल्यांकन में। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 है, आकलित मूल्यांकन फॉर्मेटिव मूल्यांकन से होने वाले दो लाभ बताइए। तो इससे छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, आकलित मूल्यांकन द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक। प्रश्न संख्या 49 है, समस्या हमारी समाधान भी हमारा, किसका मूल आधार है? तो यहाँ पर जो है क्रियात्मक शोध का आधार है। प्रश्न संख्या 50 है, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ब्लूप्रिंट का संबंध जो है प्रश्न पत्र निर्माण से होता है, हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 51 है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया था। प्रश्न संख्या 52 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रास का है। ठीक है, कहीं कहीं नन दिया था तो वो नहीं है, राशि मान करके चलिएगा। प्रश्न संख्या 53 है, वार्षिक मूल्यांकन क्या है? तो यहाँ पर सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन जो है वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक। प्रश्न संख्या 54, संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्षों से है? तो संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के 6 पक्षों से है। ठीक है, ज्ञान हो गया, बोध हो गया, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आदि। प्रश्न संख्या 55 है, क्रियात्मक शोध की 2 आवश्यकता या महत्व बताइए। ठीक। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो बताते चलिएगा। ठीक है, कितना सही हो रहे हैं आप सभी का, लगभग कितना समझ में आ रहा है, तो कमेंट में भी जो है बताते चलिएगा। ठीक है। आगे दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा, विद्यालय के परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु। दूसरा पॉइंट है, शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने हेतु। ठीक, शैक्षिक प्रणाली जानते हैं ना, जो शिक्षा है, शिक्षा विभाग जो चल रही है, जो कॉलेज विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, उसमें और ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है, उन्हीं की जो है बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 56 है, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनसे उनके जो है अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 57 है, परीक्षण किसे कहते हैं? ठीक, तो परीक्षण किसे कहते हैं या परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसके परीक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है, परीक्षण कहलाता है। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 58 है, परीक्षण कितने प्रकार का होता है? परीक्षण जो है 2 प्रकार का होता है, एक निबंधात्मक परीक्षण होता है, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। ठीक, निबंधात्मक में जो है पूरा निबंध लिखना पड़ता है, वस्तुनिष्ठ में आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें टिक लगाना होता है, एग्जामों में जैसा चल रहा है। ठीक। प्रश्न संख्या 59 है, मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्ष होते हैं, पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक पक्ष। प्रश्न संख्या 60 है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 61 पर, वैधता क्या है? अगर पूछा जाए वैधता क्या है तो क्या बताएंगे आप? ठीक, तो उत्तर हो जाएगा, वैधता का अर्थ है वह कार्यकुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। ठीक, वही जो है वैधता होता है। प्रश्न संख्या 62 है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता या वैधता का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा, अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य कि परीक्षण कितने सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्य हेतु उसे तैयार किए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई चीज अगर बनाया गया है, जैसे दूध ही हो गया, अगर उसको
नापना है तो लेक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो कितने अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से जो है नाप सकते हैं, वही जो है क्या हो जाएगी, मापन के उद्देश्यों को तैयार किया जाता है। ठीक, आगे जो है प्रश्न संख्या 63 है, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अगर आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं तो उद्देश्य क्या होती है, उत्तर हो जाएगा प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। इससे बालक परिस्थिति के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। ठीक, जैसे अगर शिक्षक बालक से पूछ रहे हैं कोई प्रश्न, तो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जो है वहाँ पर सबसे पहले जो है पूछा इसलिए जाता है कि कहाँ तक ज्ञान है और बच्चों को और उसके आगे उनको प्रदान करना है। ठीक है, और कहाँ तक सीखे हुए हैं इसको भी पता लगाने के लिए किया जाता है प्रश्नों को। ठीक, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 64 है, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है। तो उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं है, यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी हो सकता है या कई सालों में हो सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 65 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। एक वस्तुनिष्ठ प्रकार हो जाएंगे, दूसरा निबंधात्मक प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 66 है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो उत्तर हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। प्रश्न संख्या 67 है, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। उत्तर हो जाएगा परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रिया विधियों से है जिसके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। आगे प्रश्न संख्या 68 है, मूल्यांकन है तो कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा हो जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 69, ठीक, मापन कैसा होता है। तो मापन जो है मात्रात्मक होता है। ठीक है, और गुणात्मक भी होता है मापन। ठीक है, लेकिन अलग अलग। प्रश्न संख्या 70 है, क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए। तो क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण के नाम बताइए। इसको इस प्रकार से भी जो है प्रश्न पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जाता है, प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण निम्न हैं। ठीक, जैसे अवलोकन हो गया, अवलोकन में जो है देखा जाता है, चीजों को समझा जाता है कैसे क्या चीज है। प्रश्नावली हो गई, उसमें प्रश्न में पूछा जाता है। साक्षात्कार हो गया, विशेष हो गया। आगे जो है प्रश्न संख्या 71 है, क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र बताइए। तो पहला क्षेत्र है शिक्षण अधिगम संबंधित समस्याएं। ठीक, जो समस्याएं पढ़ाई जा रही हैं उसमें कोई कमी हो या नई तकनीकों का प्रयोग करना हो। ठीक, मूल्यांकन संबंधित समस्याएं और विद्यालय संबंधित समस्याएं, सह पाठ्य सहगामी गतिविधियों से संबंधित समस्याएं। ठीक, ये सभी जो है क्रियात्मक शोध के जो है 4 क्षेत्र हैं। ठीक है, जो समस्या प्रदान करते हैं। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 72, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। ठीक, मतलब कोई भी चीज है उसको कहाँ तक जो है समझा जा चुका है। ठीक, रिजल्ट कहाँ तक आ चुका है और कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। ठीक, जो सिखाया गया है बच्चों को वो कहाँ तक सीख चुके हैं और अभी कहाँ तक सिखाना बाकी है। ठीक, कहाँ तक शिक्षक के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं, ये कहने का उत्तर है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 73 है, सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो सामुदायिक सहभागिता का अर्थ विद्यालयों की योजनाओं और
प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता है। प्रश्न संख्या 74 है, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। कार्ल लिंगर के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ है भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी, परिशुद्धता। ठीक। प्रश्न संख्या 75 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है? उत्तर हो जाएगा, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह तिथिवार की जाती है। व्यापक मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 76 है, एक उत्तम परीक्षण की दो विशेषताएं बताइए। तो एक हो जाएगा वैधता, दूसरा हो जाएगा विश्वसनीयता। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं दोस्तों। निर्णयात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के दो अंतर लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, मूल्यांकन की प्रक्रिया विकासात्मक होती है तथा योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, निर्णयात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में सुधार करना होता है और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। 2023 में आए हुए प्रश्न ये सब चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके करने का प्रयास मत कीजिएगा, चलते रहिए। ठीक है, आराम आराम से। प्रश्न संख्या 78 है, मापन एवं परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। ठीक, मापन में या परीक्षण में कोई एक अंतर बताना है। तो मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है, जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 है, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर हो जाएगा, पहला ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। ठीक, ब्लूम के अनुसार जो है इनको तीन वर्गों में बांटा गया है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। प्रश्न संख्या 80 है, मापन के 4 स्तर के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा नामित स्तर, दूसरा हो जाएगा क्रमिक स्तर, तीसरा हो जाएगा आंतरिक स्तर, चौथा हो जाएगा अनुपातिक स्तर। ठीक है, प्रश्न संख्या 81 है, न्यायाधर्श या सैंपल की विशेषता बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, न्यायाधर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए और दूसरा हो जाएगा न्यायाधर्श का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या समष्टि का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम जो है भ्रामक होते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 82 है, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसको भी जो है हमने उत्तर को जो दिए गया था ऐसे में हटाया हुआ है। ठीक है, बाकी उसको भी आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उत्तर है, मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों में सीखने की रुचि बढ़ाना और पढ़ाई में सुधार करना है। साथ ही यह शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने और योग्यता छात्रों के चयन में मदद करता है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 83 है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों क्या है, यही बताना है। तो छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए या दूर करने हेतु किए जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, कोई भी बच्चा है बार बार गलती कर रहा है, ठीक, उसको सुधारने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो उपचार किए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अगर आप दोस्तों जो शब्द दिए गए हैं कठिन, उनका अर्थ समझ लेंगे, बहुत ही आसान भाषा में अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 84 है, क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण से आप क्या आशय है। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में शोधकर्ता निम्न प्रकार से विश्लेषण करता है। पहला है शोध से पूर्व की स्थिति, दूसरा है शोध के बाद की स्थिति। उपयुक्त दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी तक अगर बने हुए हैं और समझ में भी आ रहा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और
पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कमेंट में भी बताते चलिएगा कि कोई सुधार करना हो तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अवलोकन क्या है? ठीक है दोस्तों, तो अवलोकन क्या है यही हमको बताना है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा अवलोकन की क्रियात्मक शोध एक प्रकार एक उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना अवलोकन कहलाता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ ही लिए हैं, पिछले जो है पूछा गया था अवलोकन के बारे में। प्रश्न संख्या 86, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं, पहला है शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है, और दूसरा है यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। प्रश्न संख्या 87 है, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ? तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन 2009 में लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 88 है, युग्म मूल्यांकन से क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं। इसमें दो समूहों में शब्द जोड़े में दिए रहते हैं, बच्चे से सही जोड़ा बनवाए जाते हैं। ठीक है, मिलान करने वाला, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, तो मिलान किया जाता है ना, वही जो है पूछा गया है। प्रश्न संख्या 89 है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताइए। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है। अब निष्कर्ष मतलब जो है परिणाम होता है। ठीक, प्रश्न संख्या 90 है, मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा जिस प्रकार बच्चे के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है कि उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाती है। ठीक है, जैसे विद्यालय की ग्रेडिंग सिस्टम बिंदु और अंक यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। इस हिसाब से जो है, जैसे भौतिक प्रवेश है तो यहाँ पर 5 अंक, सामुदायिक सहभागिता है 5 अंक, नामांकन की उपस्थिति 15, शिक्षण स्तर 20, सत्र परीक्षा के आधार पर 55 और छात्रों के शैक्षिक स्तर 100 जो यहाँ पर मानक दिए गए हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 91 है, छात्र प्रोफाइल क्या है? तो यहाँ पर छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उनका समायोजन, उनके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। प्रश्न संख्या 92 है, मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षाएं होती हैं? तो उत्तर हो जाएगा पहला सत्रीय परीक्षा, दूसरा है अर्धवार्षिक परीक्षा, तीसरा है वार्षिक। ठीक, 3 महीने में, 6 महीने में और 12 महीने में पेपर होते हैं। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 93 है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। ठीक है, प्रश्न संख्या 94 है, नवाचार से क्या समझते हैं अथवा शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है, समझाइए। ठीक, या इसको कह सकते हैं शिक्षा में नवाचार से क्या आशय है। उत्तर हो जाएगा नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना। आज की शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 95 है, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्रियात्मक शोध मतलब समझ गए हैं, विद्यालय से जो कोई अगर कोई समस्या हो रही है, समाधान निकालना हुआ, ठीक है, कोई समझाने में कोई बच्चों को त्रुटियां हो रही है और कोई है तो वहाँ पर जो है समाधान करने का जो वैज्ञानिक तरीका है और उसको सॉल्व करना ही जो है क्रियात्मक शोध। ठीक, प्रश्न संख्या 96 है, अच्छे प्रश्नों की विशेषता बताइए कि अच्छे प्रश्न क्या होते हैं, उसी की विशेषता बतानी है। उत्तर हो जाएगा अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला है
प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो। ठीक, संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो। ठीक, जैसे यहीं पर देख लीजिए कि जो कठिन कठिन शब्द दिए गए हैं उन्हीं को अगर रट रहे हैं तो जो है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपनी भाषा में उसको समझिए। ठीक है, रटने का प्रयास मत कीजिए। वह विचारोत्तक हो, प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करे, प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता इत्यादि हो। ठीक, नहीं तो पता लगा पढ़ाए कुछ गए, उत्तर कुछ, प्रश्न कुछ और आ जा रहा है। ठीक है, मानसिक लेवल से ही ऊपर चला जा रहा है। प्रश्न संख्या 97 है, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, कक्षा में प्रश्न विद्यार्थियों के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के संबंध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास कराने, मानसिक शक्तियों का विकास करने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी के लिए जो है बच्चों से प्रश्न किया जाता है ताकि जो है बच्चों को समझा जा सके कि बच्चे कहाँ तक जानते हैं, जो टॉपिक पढ़ाना है वो बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहाँ तक इनको पता है क्या नहीं पता है, तो इसको जानने के लिए जो है प्रश्न किया जाता है। प्रश्न संख्या 98 है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, छात्र के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 99 है, मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा, मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष हैं संज्ञानात्मक, जिसको ज्ञानात्मक कहते हैं, भावनात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। ठीक है, प्रश्न संख्या 100 है, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार है विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, स्मृति प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न और बोध प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 101 है, परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा, परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 102 है, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? उत्तर हो जाएगा, विद्यालयों में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उनके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा कराने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 103 है, मूल्यांकन के भावनात्मक पक्ष को बताइए। तो मूल्यांकन के जो भावनात्मक पक्ष से तात्पर्य होता है दोस्तों, वो होता है भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का जो है मूल्यांकन करना है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 104 है, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद भावनात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है जिससे संज्ञान जो है सहगामी पक्ष कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 105 है, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन छात्र छात्राएं परस्पर जो है एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन करते हैं। ठीक, एक दूसरे का यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। युग्म मूल्यांकन मतलब जोड़ा बना करके, मतलब सभी इकट्ठा हुए हैं वहीं पर जो है मूल्यांकन चल रहे हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 106 है, सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे छात्र के अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता रहे। ठीक, प्रश्न संख्या 107 है, व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावनात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 108 है, इसका भी जो है मैंने चेंज किए हुए है। ठीक, तो बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है?
ठीक, जो बच्चे हैं उनकी शैक्षिक अभिवृद्धि से क्या आशय है। तो वहाँ पर जो देखेंगे दोस्तों बहुत ही टफ लैंग्वेज यूज किए हुए है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि का मतलब है उनके शरीर, दिमाग और आंतरिक अंगों का विकास। जैसे जैसे मस्तिष्क बढ़ता है वैसे वैसे उनकी सीखने, याद करने की और तर्क करने की क्षमता जो है बढ़ती है। यह विकास ही बच्चों की पढ़ाई में प्रगति का आधार बनता है। ठीक है, और वहाँ पर जो लिखा गया था शब्द दोस्तों वहाँ पर थोड़ा कठिन दिया हुआ था तो इसलिए हमने हटा दिए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पर वही पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, देख लीजिएगा। बाकी प्रश्न संख्या 109 है, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है। तो उत्तर हो जाएगा जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों, दो अथवा दो से अधिक में सूची, आधार सूची, एकांशों को दूसरी सूची प्रदान कीजिए जिससे एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं, एकांशों में मिलान या जोड़ा बनवाया जाता है। ठीक, तो ये सभी जो है मिलान एक तरफ जो है इस तरफ जोड़ा रहता है, एक तरफ इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिलान करना होता है कौन सा क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 110, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा संस्था सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने हेतु शिक्षा जगत समस्याओं का समाधान करना है। प्रश्न संख्या 111 है, क्रियात्मक शोध से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध से आशय उस व्यावहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों का अनुभव की जाने वाली समस्याओं वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 112 है, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा न्यायादर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या से चुने गए छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याय प्रतिनिधित्व करते हों। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 113, क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से आशय है उस शोध में ली जाने वाली ली जाने वाली जनसंख्या किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना अथवा अवलोकन करना जिससे उसके वांछित कार्य, ठीक, कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। प्रश्न संख्या 114 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। तो उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि का प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। आगे प्रश्न संख्या 115 है, शून्य परिकल्पना का क्या अर्थ है। ये भी जो है पढ़ा जा चुका है। शून्य परिकल्पना एक प्रकार के नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे यह मान करके चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 116 है दोस्तों, इसको भी चेंज किए हुए हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पर मुझे लगा है दोस्तों बहुत ही टफ है समझने में, समस्याएं आने वाली हैं आप सभी को, तो वहाँ पर जो है मैंने चेंज कर दिए है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जो है शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए तो जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कैसा लग रहा है थोड़ा सा जो है लाइक करके बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। प्रश्न संख्या 116 है, क्रियात्मक शोध के चरण क्या है। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध में चरण होते हैं, पहला है समस्या चुनना, दूसरा है कारण पता लग करना, तीसरा है हल की योजना बनाना, ठीक, योजना लागू करना, डेटा इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना। प्रश्न संख्या 117 है, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई। तो उत्तर हो जाएगा सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई। प्रश्न संख्या 118 है, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। तो जो निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार हैं दोस्तों उसमें हो जाएगा दो प्रकार की होती हैं। पहला हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है,
बहुविकल्पी तो होगा नहीं क्योंकि उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 119 है, विश्वसनीयता किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है, अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान अंक प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण जो है विश्वसनीय कहा जाता है। ठीक है, कोई कोई भी जो है परीक्षण किए जा रहा हो और रिजल्ट जो है सेम टू सेम वही आ रहा है तो इसका मतलब जो है परीक्षण सही है, आगे भी अगर वैसा किए जाएगा तो प्राप्त होगा। ठीक, प्रश्न संख्या 120 है, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है? ठीक, या ऐसा भी कह सकते हैं निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो उत्तर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण कमजोर या सीखने में कठिनाई वाले छात्रों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि छात्र किस भाग को ठीक से समझ पाए और कहाँ पर कमी रह गई, ताकि आगे उसी हिसाब से मदद की जा सके। ठीक, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसको नहीं समझ में आ रही है, जहाँ पर कठिनाई आ रही हो तो उसी हिसाब से उसको समझाया जाए। ठीक, उसी हिसाब से टीएलएम का प्रयोग किया जाए ताकि वो समझ पाए। आगे प्रश्न संख्या 121 है, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन से अभिप्राय मूल्य के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया लिया जाता है। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 122 है, शैक्षिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों की योग्यता और शिक्षा से जुड़ी विशेषताओं को क्रम से नापा या बताया जाता है, जिसका उद्देश्य पढ़ाई को समझना और सुधार करना होता है। ठीक है, उसी को जो है शैक्षिक मापन कहेंगे। प्रश्न संख्या 123 है, क्रियात्मक शोध का मूल तंत्र क्या है? तो उत्तर हो जाएगा समस्या हमारा, समाधान भी हमारा। प्रश्न संख्या 124 है, शैक्षिक शोध क्या है? तो उत्तर हो जाएगा जो शोध शिक्षा से जुड़ी समस्याओं, पढ़ाने की तरीकों और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया पर किया जाता है उसे शैक्षिक शोध कहते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा को बेहतर बनाना होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 125 है, लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए या लिखित परीक्षा की उपयोगिता बताइए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा लिखित परीक्षा की उपयोगिता और पहला हो जाएगा इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चलता है कि आप किस हिसाब से उसमें व्यक्त कर पा रहे हैं अपने आप को। ठीक है, दूसरा लिखित परीक्षा के द्वारा छात्रों के भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है कि आप किस भाषा को अच्छे से जानते हैं और किस भाषा में आप लिख रहे हैं। ठीक है, और त्रुटियां कितनी हो रही हैं। तीसरा है लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली ज्ञात करना। ठीक है, तो किस हिसाब से आप परीक्षा के अंतर्गत उसको जो पूछा गया है प्रश्न उसमें आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 126 है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? एक प्रत्यक्षीकरण, दूसरा समायोजन, तीसरा हो जाएगा निर्देशन अनुक्रिया, चौथा हो जाएगा यांत्रिकरण, पांचवा हो जाएगा जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। ठीक, प्रश्न संख्या 127 है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिसका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जाता है। ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है, 2 से 3 लाइन लिखिएगा, सटीक उत्तर दीजिएगा। ठीक है, पूरा नंबर मिलेगा। दूसरा पॉइंट है मूल्यांकन से व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होता है, किसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव है। प्रश्न संख्या 128 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा भाषा, व्याकरण, बोली। प्रश्न संख्या 129 है, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। तो उत्तर हो जाएगा विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार एवं विकास करना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा छात्रों की शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना। तीसरा पॉइंट विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।
आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 130 है, उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला, छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधित दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। और प्रश्न संख्या 131 है, मूल्यांकन की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला हो जाएगा यह है एक व्यापक प्रक्रिया है, दूसरा हो जाएगा यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अतिलघुत्तरीय प्रश्न रहा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा, और चैनल को जो है टेलीग्राम चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहीं पर जो है पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, उसको जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा पहली बार आए हैं तो। और वीडियो को भी जो है शेयर करते चलिएगा, फीडबैक हमको जो है जरूर दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, और जो है थंब का निशान एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।